नमस्कार दोस्तों, तारप्रा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 22 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप सबके पास समय बहुत कम है, अभी एग्जाम सर पे आ रहा है, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे अपने सीधा करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो पहले मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। मुसीबतों से भागना और नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान ही है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और ये जीवन का एक सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। तो ये आप सब भी जानते हो, अगर जिंदगी अगर स्मूथ चल रही है तो आप जिंदगी से लड़ने का क्या है, एक पार्ट कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। और जब मुसीबत सामने बाद में आ जाएगी तो उससे झेलना भी एक बड़ा दर्द दर्द भरा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मुश्किलों से आदमी की क्या है, मुश्किलें बढ़ती जाती है और आदमी क्या धीरे धीरे अपने दृढ़ निश्चय और क्या है अपनी लगन से उन मुसीबतों को धीरे धीरे पार कर जाता है। तो मुसीबतें एक पार्ट होती है ज़िंदगी में, क्या है हमें एक लेसन सिखा के जाती हैं। मुसीबतें एक लक्ष्य, जो लक्ष्य होता है कि जो हमें सफलता होती है उसका एक हिस्सा होती है। ये कभी जीवन से अलग नहीं हो सकती और आदमी को अपने लक्ष्य की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। आपने भी सुना होगा, अगर लक्ष्य ऊंचा है तो आपका इम्तिहान भी ऊंचा ही होगा। तो अगर आप लक्ष्य ऊंचा सोचते हो तो आप इसकी तरफ भी आपको पूर्ण तरह मनोबल इतना बढ़ा लेना है कि आपका एग्जाम भी ऊंचा ही होगा और उसमें क्या मुसीबतें भी बहुत आएंगी। तो आपको फिर उन मुसीबतों से हार के नहीं बैठना है। तो आज आपके एग्जाम आने वाला है, जल्दी एग्जाम आने वाला है, तो उससे भी आप पीछे नहीं खिसकना है। आपको एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करना है और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ एक बार जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लो और एग्जाम में अच्छे पूरी तैयारी के साथ बैठना है आपको और डरना नहीं है कभी भी, ठीक है। तो मुसीबतें जीवन का एक हिस्सा होती है। और वैसे ये है कि शांत समुद्र, अगर शांत समुद्र चल रहा है, समुद्र शांत है, तो आप उसमें कुशल नाविक नहीं बन सकते। तो यही बात है कि मुसीबतें आती रहेंगी और हम झेलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएगी, उसमें जो सीईटी लिया जाएगा उसकी वैलिडिटी कितनी साल रहेगी, तो ये पूछा गया था। तो उसकी वैलिडिटी 3 साल की रहेगी और 9 बार और अटेम्प्ट, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। पूछा गया था नारोबी कनेक्शन क्या है, तो ये क्या गाइडलाइंस टू मैंग्रोव इकोसिस्टम, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए है, जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है। तो ये किस लिए न्यूज में पूछा गया है कि जो मैंग्रोव जो ट्री है उनको अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना स्टेट ट्री डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट ये पूछा था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है वो किसके अंडर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करता है। इसने क्या अभी 3 जो नए कॉरिडोर बनाने की बात कही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, जो ईस्टर्न सेक्टर को और वेस्टर्न सेक्टर को, तो साउथ सेक्टर जो पोर्ट है उनसे जोड़ने की बात कही गई है। नेक्स्ट पूछा था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बनाई जा रही है, जो कौन कौन से ग्रुप के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी, तो ये ग्रुप बी एंड सी के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी। जो तंबाकू से रिलेटेड कैंसर था वो कितना बर्डन शेयर करते थे, तो 27.1% का बर्डन टोटल तंबाकू से रिलेटेड कैंसर ही शेयर करते थे। जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था वो किन किन के बीच में था, तो इंडिया और नेपाल के बीच में था। जो महाकाली रिवर है उनके ऊपर एक डैम बनना था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनना था, उसको बोला जाता है पंचेश्वर मल्टी प्रोजेक्ट। इसमें एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सब जनरेट हो जाएगा, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बताया गया था। नेक्स्ट है कौन सी सिटी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को टॉप किया, तो इंदौर है। तो आपको ये भी बता दूं लगभग 4 साल से ये टॉप करिए, 2017, 2018, 2019 और 2020 में इसने टॉप किया है। सबसे फर्स्ट 2016 में मैसूर ने टॉप किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रख लेना। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, जो पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा, ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा सपोर्ट की गई है, उनके द्वारा ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी वो ऑर्गेनाइज कराई गई थी। नेक्स्ट है जो स्वच्छ सर्वे जो किसके द्वारा हेल्ड किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा सर्वे हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन किसके द्वारा सेटअप किया गया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा सेटअप किया गया था। तो चलो आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। जो आज है 22 अगस्त, जो कि मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेट विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन एंड बिलीफ। तो ये आपको तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जो एक्ट ऑफ जो वायलेंस हो गए बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ के अनुसार क्या है कि आपकी किसी सोच और धर्म के अनुसार। तो आप तो जानते हो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई जो गाय को बचाने वाले वो मार रहे हैं
और कहीं क्या मुसलमान जो मोहम्मद साहब को बचाने वाले वो मार रहे हैं। आपस में मॉब लिंचिंग हो रही है। कोई इस्लाम धर्म का सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, इस्लाम धर्म को बचाने वाले हो गए और कुछ हिंदू धर्म को बचाने वाले। एक तरह की वायलेंस होती है, लेकिन इसमें झेलता कौन है, जिसका जो फैमिली वाला कोई मारा जाता है उसके फैमिली वाले झेलते हैं। तो ये हमें चीज़ें देख के चलनी है कि इनसे कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल जो स्टंट होते हैं, जो कुछ बोलते हैं ना जिसको नेरो माइंडेड पीपल होते हैं, उन्हीं का ये कृत्य होता है कि बहुत सारे मॉब लिंचिंग के ऊपर तो भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ है। इससे तो आप बहुत ज़्यादा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसमें इथिक्स में आप पे सवाल आ सकता है, मेंस में सवाल आ सकता है, जैसे सोशल जो इश्यूज हो गए उन पे सवाल आ सकता है, फिर आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है मॉब लिंचिंग। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका भी क्या है, जो ब्रॉड थिंकिंग है, अभी क्या है केवल उसी पे मत चलिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ रहे हो, क्या है खुद खुल के थोड़ा सा दिमाग से सोचने लगनी चाहिए कि मॉब लिंचिंग से क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को किस तरह एक्ट बनाने चाहिए, किस तरह इनको एजुकेशन देनी चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा सोचते चलना है। तो इसका मेन पर्पज क्या है, टू ओपन कंस्ट्रक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल डिबेट। तो मतलब जो ओपन एक कंस्ट्रक्टिव और रिस्पेक्टफुल डिबेट खोलनी चाहिए, जिसमें क्या है जो इंटर रिलीजियस जो इंटरफेथ हो गए और जो इंटरकल्चर डायलॉग्स हों वो वहाँ पे मतलब इंटरचेंज किए जाएं, और जो कि लोकल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे सारे ऐसे डायलॉग ओपन होने चाहिए, जिससे क्या लोगों की सोच समझ बढ़ सके। और उससे क्या है ये पॉजिटिव रोल इन्हांस कर सके कि जो रिलीजियस जो हेटेड इंसाइटमेंट जो कुछ स्पीच हो गई, जो एक दूसरे के बीच बढ़ती घृणा की भावना हो, वायलेंस की भावना हो, वो कम हो। तो जब हम एक दूसरे के जो प्रति जब सामाजिक चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो क्या है ऐसे एक दूसरे से प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, और फिर क्या ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसके लिए क्या हमें एक डायलॉग जो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया और इंटर रिलीजन इंटर कल्चर डायलॉग्स एस्टैब्लिश करने चाहिए। तो आप जानते हो तो इंडिया में जो रिलीजियस कल्चर की फ्रीडम है वो कौन से आर्टिकल के तहत है, ये भी आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल 25 to 28 ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मैसूर जू है, जो कि मैसूर का जू है, जो सेकंड जो जू बन रहा है अभी, जो अफ्रीकन चीता वहाँ पे लाया जाएगा। तो ये याद रख लेना, सेकंड जू है जो कि अफ्रीकन चीता वहाँ लाया जाएगा। तो जू का क्या है, 2 मेल फीमेल और 1 मेल रिसीव कर रहा है। तो ये कहाँ से लाया जाए, जो किसके एक्ट के तहत, चीता कंजर्वेशन सेंटर ऑफ साउथ अफ्रीका, वहाँ से ये लेके आ जा रहे हैं, और जो कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ लाया जा रहा है। तो चीता को सबसे पहले क्या क्वारंटाइन रखा जाएगा, क्या पता इससे भी कोरोना वायरस आ गया हो, कहने की बात है। लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरी वहाँ से बीमारी आ गई हो तो दूसरे जीवों में ना फैले। क्वारंटाइन वाली बात ये होती है, ठीक है। ये नहीं कि कोरोना वायरस के चलते अफ्रीका से लाया जा रहा है ना, तो अगर वहाँ पर कोई बीमारी फैल रही है, आप इस चीज़ को जोड़ना, क्वारंटाइन से वो मत जोड़ लेना कि वहाँ की कोरोना वायरस हो गया। अगर अफ्रीका से लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई डिजीज फैली हुई है तो वो यहाँ पे अपने जो स्पीशीज हो गए, जो जू की और जो जानवर हैं, उनमें वो बीमारी ना फैले, तो इसको पहले क्वारंटाइन रखा जाएगा। और इसको जो शरीर को जो इसकी बॉडी है, इसको देखा जाएगा कि मतलब कुछ बीमारी के लक्षण तो नहीं है। तो ये फर्स्ट जू जो कौन सा था जिसमें चीता है, ये हैदराबाद जू फर्स्ट जू था। और इस चीता का जो IUCN का स्टेटस है वो वनरेबल है, तो ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाउ किया है, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो FIPO, ये क्या है, आपको इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एक एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के प्रति क्रूरटी वगैरह है उनको देखता है कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा है पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा को तो जानते ही हो, ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जानवरों के प्रति जो उनके राइट्स हैं उनके प्रति काम करते हैं। तो उनको क्या है, अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाउ किया है कि वो भी एक पार्ट होंगे। जो नेशन वाइड सर्वे कंडक्ट किया जाता है, नेशनल का क्या है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्वे कराया जाता है उसका पार्ट ये दोनों भी होंगे। FIPO एंड पेटा भी इसके पार्ट होंगे। जो कंडीशंस हो गई, जो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो सर्वे करता है, कंडीशन ऑफ एनिमल्स इन सर्कस, जो सर्कस में एनिमल है उनके जो भी ये सर्वे करता है, तो उनके ये दोनों भी पार्ट होंगे, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। तो देखते हैं पहले एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। इसका हेडक्वार्टर है वल्लभगढ़ इन हरियाणा। एक ये स्टेच्यूटरी और एडवाइजरी बॉडी है, आपको बता दूं ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को क्या ये एडवाइज करता है। और ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत। ये भी आप याद रख लेना किसके तहत ये बनाया गया था। तो ये बात क्या होती है, जो FIPO है इसने चैलेंज किया था जो परफॉर्मिंग एनिमल रूल 1973 और परफॉर्मिंग एनिमल रजिस्ट्रेशन रूल 2001 है, उनको चैलेंज किया था कि ये क्या है कि परफॉर्मिंग एनिमल क्या होते हैं। आपको पता है जो सर्कस में कुछ जानवर क्या हमको परफॉर्म करते हैं, तो उसके तहत इसको इन रूल के तहत उनको बताया जाता है
की कुछ फीस दी जाती है। पहले तो रुपये फीस थे, लगभग 25 रुपये थे इसमें 1973 में, और 2000 में इसकी फ़ीस बढ़ा दी 500 रुपये। और फिर क्या आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो जो परफॉर्मिंग एनिमल्स हैं। तो ये क्या, ये जो एक्ट है, ये जो रूल बताते हैं कि जो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो एनिमल्स का, जो परफॉर्मिंग एनिमल्स हैं उनको सर्कस के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जो कि अगेंस्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट। तो इसी के तहत ये जो चैलेंज किया गया था, बाद में इसको बताया गया कि जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को भी आप जो जहाँ पे कंडीशन ऑफ जो एनिमल इन सर्किस है वहाँ पे इनको भी पार्ट होना चाहिए, इनका भी सहयोग होना चाहिए, ताकि ये ऐसी बातें ना हो, बार बार में कोर्ट में बातें ना उठें, ये भी देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इजराइल एंड इंडिया का जो कल्चर रिलेशन एग्रीमेंट हुआ है अभी। ठीक है, तो ये याद रख लें थोड़ा, इंडिया और एग्रीकल्चर इजराइल का बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके टाइज भी अच्छे रहते हैं। इंडिया और इजराइल अभी बहुत सारी मिसाइल जैसी मिसाइल बनाई थी, और अभी कोविड-19 पे भी अभी ये दवाई भी बना रहे हैं, और जो कि पीपीपी किट भी बना काम कर रहे हैं, तथा जो कौन लास्ट में नाम नहीं आ रहा यार, वेंटिलेटर है, इन पे भी काम कर रहे हैं। ओके, कभी कभी क्या है, जीभ क्या अटक जाती है, कब टंग अटक जाती है, बोल नहीं पाते ना। तो क्या है ये, इसमें क्या है, स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल एक्सचेंज होगा। तो इसमें पीपल टू पीपल एक्सचेंज जानते हो कि एक दूसरे के जो लोग जाते हैं, जैसे हम बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, कुछ गायकार हो गए, कुछ कल्चर प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें पीपल टू पीपल एक्सचेंज बोला जाता है। तो ये एग्रीमेंट हो गया 3 साल के लिए प्रोग्राम होगा, 2020 से 2023 के लिए। तो इसमें क्या हो गया, जो आर्ट के एक्सपर्ट हो गए, जो लिटरेचर फेस्ट हो गए, फेस्ट इन फेस्टिवल्स हो गए, बुक फेयर्स हो गए, एंड प्रमोटिंग द ट्रांजिशन ऑफ फेमस वर्क्स ऑफ, एक दूसरे की जो लैंग्वेज है ना, फेमस वर्क्स ऑफ कल्चर्स अदर लैंग्वेज, तो एक दूसरे की लैंग्वेज के जो फेमस वर्क हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, दोनों देशों के बीच में, नागरिकों के बीच में सद्भावना क्या है, जोड़ता है, और दूसरे एक दूसरे के जो देश के नागरिक हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम होता है। ठीक है, ताकि अच्छी चीज अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो इसके बारे में बताते हैं। तो ये कि सबसे पहले तो ये इंप्लीमेंट कितने साल के लिए किया गया है, तो ये 5 साल के लिए इंप्लीमेंट किया गया है, 2020 से 2025 के लिए। ठीक है, तो ये पहली नहीं है, सेकंड नेशनल स्ट्रेटेजी है, पहले लॉन्च की गई थी 2013 में, तो ये भी याद रख लेना, 2013 में पहले लॉन्च की गई थी। तो इसका मेन क्या है, अचीव द फाइनेंस अवेयर, फाइनेंस की जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना है, तथा इंडिया को एम्पावर्ड बनाना है। अगर फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी तो इंडिया एम्पावर होगा। ये तो आप सबको पता है कि फाइनेंशियल किसी चीज़ की, सबसे बड़ा देश की जो इकोनॉमी होती है वो फाइनेंस पे ही टिकी होती है। तो इसका सबसे ज़्यादा 5 जो सी है उनको हाईलाइट किया गया है। तो पहला है कैपेसिटी, दूसरा कंटेंट, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कोलेब्रेशन। तो इनको एक एक देखते हैं क्या है। तो कंटेंट तो क्या हो गया, कंटेंट क्या हो गया कि जो स्कूल से जो कार्य, जो कुरिकुलम है स्कूल का, जो स्कूल का पढ़ाई का मटेरियल, उसमें स्कूल जो कंटेंट अच्छा जो फाइनेंस के रिलेटेड है वो प्रोवाइड करा जाएगा। दूसरा कैपेसिटी, तो डेवलपिंग कैपेसिटी इन इंटरमीडिएटरीज, जो बीच में इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी, क्रिएट कम्युनिटी लैंड, ये लीड है। ठीक है, मॉडल फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी यूजिंग कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिटी को, कम्युनिकेशन के तहत आपको कम्युनिटी बनानी है। नेक्स्ट हो गया कोलेब्रेशन, एनहांस द पार्टनरशिप। कोलेब्रेशन क्या होता है, 2 चीज़ों का पार्टनरशिप होते हैं, तो वो पार्टनरशिप के तहत हम एनहांस करेंगे। तो ये सी को हो गया कोलेब्रेशन। ठीक है, तो अभी देखना है नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। तो ये लॉन्च की गई थी नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो ये देख लेना, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एजुकेशन, ये भी आरबीआई ने लॉन्च किया है, लेकिन क्या है, मेन पर्पज किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। अब देखना है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। तो ये सेक्शन 8, ठीक है, ये याद रख लेना, सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, तो जो कि प्रमोट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इंश्योरेंस एक रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो इन सब के द्वारा ये प्रमोट की जाती है। तो हाल ही में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, इन 2 के द्वारा नहीं। तो अब देख लेते हैं सेक्शन 8 के तहत क्या है कंपनी। ये अर्लियर जो सेक्शन 25 कंपनी बोला जाता था। ठीक है, ये क्या है, लीगल फॉर्म ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसलिए इसको बोला जाता है सेक्शन 8 कंपनी एक्ट। ठीक है, जो कि 2000 कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके तहत इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रमोट ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, रिलीजियस, सोशल फेयर, इनको प्रमोट करना है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो यहाँ पे क्या क्या ये हो रहा है, एजुकेशन प्रमोट हो रही है। ठीक है, एंड कॉमर्स को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। इसमें क्या है, कॉमर्स की एजुकेशन भी दे सकते हैं। तो ये इसीलिए इसको अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है,
इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक ट्राइलेटरल चीज़ बना रहे हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो ये क्या सप्लाई चेन रेजुलेशन इंस्टीट्यूट है कि एक दूसरे की जो अगर चीज़ों की ये होगी, तीन जो ये ब्लॉक हो गए, ठीक है, तो एक दूसरे की क्या ज़रूरत को ऐसे सप्लाई चेन बना रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है तो अगर इसके पास कोई सामान है तो वो यहाँ पे दे देगा, और इसको अगर कोई सामान की ज़रूरत है तो ये आपस में ऐसे सामान का एक चेन बना देंगे, तो इनको दूसरे पे क्या होगा, निर्भरता नहीं होगी। और मेन पर्पज़ क्या है कि ये सबसे ज़्यादा अगेंस्ट में है चाइना को सरपास करने के लिए है कि हमें हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रहे हो। अगर मान लीजिए जापान के पास किसी चीज़ की मतलब वो चीज़ें नहीं है तो वो इंडिया उसको प्रोवाइड करा सकता है, ऑस्ट्रेलिया उसको प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक दूसरे की जो सप्लाई चेन बना लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रपोज की गई थी जापान के द्वारा। आप तो जानते हो तीनों का जब अभी चाइना के साथ रिश्ता कैसे है, इंडिया का तो आपको इसके LAC भी जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसके पहले ही खराब था। ऑस्ट्रेलिया कोविड-19 के चलते ही चाइना के अपोजिट में खड़ा हो गया, जिस वजह से सबसे ज़्यादा इसमें डिपेंडेंट था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सबसे ज़्यादा अपोज भी ऑस्ट्रेलिया ने ही किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा स्टेप उठाया मेरे अनुसार तो अभी तीनों देश, और जापान की तो क्या है बॉर्डर डिस्प्यूट है, जापान ने तो एक अपने जो द्वीप समूह है उसका भी नाम चेंज कर लिया। जब इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड अप हो रहा था ना, तो जापान ने एक अपने द्वीप का नाम भी चेंज कर दिया, उसके रिश्ते भी और ज़्यादा खटास में हो गए चाइना और जापान के। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ कंपनीज, जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगा, जो कंपनीज होगी, जो अभी चाइना के जो बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर है, उससे मतलब डिस्ट्रप्शन हो रहा है उनकी। जब चाइना के बिहेवियर की वजह से बहुत सारी कंपनियों में क्या है, चाइना के प्रति जो अब मान लीजिए चाइना एक मोबाइल बना रहा है, तो वहाँ पे कोई कंपनी ने जाके वहाँ पे FDI इन्वेस्टमेंट करा, मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है और वो चाइना में जाके इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब हमारा क्या है कि हम मेड इन चाइना को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मेड इन चाइना को कोई सामान नहीं ले रहे, तो उसका इनडायरेक्टली हेम्पर किसका हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेम्पर किसका हुआ, उस कंपनी का हुआ। अब इस चाइना की इस पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह से वो जो कंपनी बाहर निकलना चाहती है उनके लिए क्या है, चेन बन जाएगी, एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा कि वो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में मतलब अपना FDI इन्वेस्ट कर सके। तो इनका सबसे मेन जो मोटो हो गया, जो FDI को क्या अट्रैक्ट करना है, तो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, इसमें चाइना को बाहर निकाल देना इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये भी आपको पहले जो एशिया पैसिफिक रीजन था उसको अभी इंडो पैसिफिक रीजन दे दिया, इंडियन ओशन के नाम पे दे दिया। तो ये इंडिया की एक बड़ी जीत है, ठीक है। तो इसको क्या है, इस जो इंडो पैसिफिक रीजन को अभी इकोनॉमिक एक पावर हाउस बनाना है, इसके लिए ये तीनों देश काम कर रहे हैं। तो अभी आपको पॉइंट क्या करना है, नोट आपको बताता हूँ। आप तो देखिए, एक तो क्वाड ग्रुप हो गया, इसको आपको पॉइंट में नोट करना है, आप लिख सकते हो इसमें। तो क्वाड ग्रुप के मेंबर कौन कौन है, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और चौथा हो गया अमेरिका। तो क्वाड ग्रुप को भी आप थोड़ा सा जगह देख ले। ओस इंडेक्स तो इंडिया का रिलेटेड है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, वो है ओस इंडेक्स। नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से हैं, तो इसमें हो गया इंडिया हो गया, जापान हो गया एंड USA हो गया। तो ये देख लेना, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने बार बार रिक्वेस्ट की है कि उनको भी मालाबार एक्सरसाइज में शामिल किया जाए। तो इंडिया अभी तक क्या है, कोई इसमें चाइना के साथ स्टैंड ऑफ में इसका ऊपर से अभी तक काम नहीं कर पाई, लेकिन अभी इंडिया इस पर काम कर रहा है। जल्दी पता चल जाएगा मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हो जाए, अभी एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक जो भी काम किया कर रहा है, उसमें अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब ने हिस्सा लिया। तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो उन्होंने हाईलाइट किया जो इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलीजन्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, उनको भी जो सप्लाई चेन है उनको भी ग्लोबल सप्लाई चेन को भी हाईलाइट किया। और ये भी कहा गया कि अभी जो तीनों जो देश थे, हम जो हमने बात की थी इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, उसने ये भी कहा कि जो ये सप्लाई चेन का रेजिलेंस इनिशिएटिव जो तैयार कर रहे हैं तीनों देश, वो क्या है कि जो एशियन कंट्रीज है, ठीक है, उनके लिए ओपन है, एशियन कंट्रीज भी इसका हिस्सा ले सकते हैं। तो आप जानते हो कि इसमें आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। तो आप सबसे पहले तो देख लीजिए इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। फिर जो इंडोनेशिया की जो लुक वेस्ट पॉलिसी है उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा एशियन की जो कंट्रीज के जो रिलेशन है चाइना के साथ, वो भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि हाल ही में आप देखते हो कि एशियन के जो बहुत सारे देश हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस। अब इसमें से आपको मैं कुछ देश बताता हूँ। फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ये डायरेक्ट क्या है, जो चाइना है उसको कनेक्ट करते हैं। और इनका सबसे ज़्यादा चाइना के साथ जो टसन चल रहा है, आपको पता है कि जो चाइना की जो शिप्स हैं, वो जैसे बॉर्डर होता है ना, EEZ में इकोनॉमिक जोन होता है, उसमें आके जाके इनके जो मछुआरे हैं उनको भगाते हैं। तो अभी वियतनाम ने भी चाइना के खिलाफ खुले स्टेटमेंट दिए हैं और फिलीपींस ने भी खुले स्टेटमेंट दिए हैं।
तो इससे कंसर्न से आप जोड़ के देख सकते हो, इनका भी अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है इस जो सप्लाई चेन इनिशिएटिव में मिलने की, और इंडिया को एक अच्छी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। इंडिया भी जो जापान का जो इनिशिएटिव था उसमें जुड़ रहा है, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिश्ते भी खराब हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, चाइना भी लैंड कर रहा है $1 बिलियन। तो ये याद रख लेना कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। जो कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है तीस्ता रिवर का बांग्लादेश में, उसमें ये लैंड कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये क्या काम है, तो जो रिवर बेसिन है उसको जो मैनेज करने के लिए, जैसे वहाँ पे बाढ़ आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, तथा जो इस समय मानसून का मौसम होता है ना उस समय बाढ़ आती है, और जब गर्मियों का मौसम होता है ना उसमें क्या होता है कि वहाँ पानी भी पीने के लिए रहता है, तो उनके लिए क्या उस जो बेसिन को मैनेज करने के लिए ये इसने लोन दिया है। तो ये चाइना का फर्स्ट टाइम है कि जो इन्वॉल्व हो रहा है जो रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है बांग्लादेश का। तो इसमें बताऊंगा अभी इंडिया, और हाल ही में क्या है, इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मिलने से मतलब बहुत टाइम लगाया, और इंडिया और बांग्लादेश के थोड़े से रिश्ते खटाई में चल रहे थे। तो चाइना वहाँ का क्या है अपना फ़ायदा उठा रहा था। तो दूसरा रीजन क्या है, जो तीस्ता रिवर है। अब सोचिए तीस्ता रिवर लगभग 54 जो रिवर्स हैं वो इंडिया और बांग्लादेश को, मतलब इंडिया से निकल के बांग्लादेश में जाती हैं, और 4 तो मेजर रिवर हैं, जिसमें 4 रिवर में एक तो होगी हुगली, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड तीस्ता। तो आपको तीस्ता ही इस पर क्यों मतलब आपको पता है इंपॉर्टेंट नजर आया, क्योंकि इसमें क्या बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश का, ठीक है। तो जो तीस्ता होती है वो तसोलामा हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ये भी आपको जरूरी है, और जो कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होने के बाद बांग्लादेश में जाती है, और लास्ट में जाके ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। तो ये तीस्ता का जो वाटर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, इसी के लिए क्या है, ये वहाँ पे चाइना भाई साहब अपना मतलब पैर पसार रहे हैं, ठीक है। तो ये तीस्ता रिवर और जो इंडिया बांग्लादेश का जो डिस्प्यूट है उसके लिए क्या है, 1984 में एक जॉइंट रिवर्स कमीशन रिकमेंड जो बैठा था उसने रिकमेंड किया था कि इंडिया में 42% जो तीस्ता का रिवर है, तीस्ता रिवर का पानी शेयर करना है, तथा 37.52 बांग्लादेश को मतलब शेयर करना है। तो ये एक मतलब रिकमेंडेशन था, लेकिन ये रिकमेंडेशन लगभग 2011 में साइन होने थे, लेकिन क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल के जो ये इलेक्शन नहीं है, ठीक है, ओपोजिशन है, ठीक है, ओपोजिशन, तो ये इंक में मतलब साइन नहीं हो पाए थे वेस्ट बंगाल के ओपोजिशन के चलते। वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो उनके अपोज में आ गए कि हमारा मतलब जो वेस्ट बंगाल से होते जाती है ना, तो ये उनका जो एरिया ऑफ कंसर्न आ गया, और उनके लिए एक पानी का डाइवर्ट करना, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम इसके खिलाफ हैं, तो ये साइन नहीं हो पाया। तो ये देख लीजिए मैप लिया गया मैंने दृष्टि IAS से, तो उनको लिए उनका ये कंट्रीब्यूशन है, इसलिए बता दूँ। तो ये तीस्ता रिवर हो गई, ये तीस्ता है, ठीक है, ये आपको देखना है, ये आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और ये हो गया बांग्लादेश। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, और ये पूरा रिवर सिस्टम है अपना जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। तो न्यूज़ के लिए आज इतना ही। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्लीनेस्ट गंगा टाउन है स्वच्छ संरक्षण 2020 के अनुसार, जो सबसे क्लीन गंगा टाउन कौन सा था उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन इंडिया रैंक्स, मतलब इंडिया को कौन सा रैंक मिला है 190 देशों में कि जो परसेंटेज ऑफ वुमेन्स हैं पार्लियामेंट में, उसका इंडिया का कौन सा स्थान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीज दिया जयपुर एयरपोर्ट को अंडर PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कौन सी कंपनी को लीज पे दिया है ये बताना आपको। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक कौन सी बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश की गई थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया एक्ट का भी नाम आपको बताना है। ट्रैकलिंग कोविड-19 यूथ क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट, तो ठीक है आप दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूँ। ट्रैकलिंग ऑफ कोविड यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है कौन सा जू है जो सेकंड जू बन गया है जो कि अफ्रीकन चीता जो है उसके लिए घर बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो आप उसके अनुसार जो एक बॉडी है उसका जो मेन बॉडी है जो बैंक है उसका भी नाम बता सकते हो, और दोनों का नाम बताना कौन सा इंस्टीट्यूट है उसके तहत जो NGO है उसके तहत ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। जो कंट्री जो क्वाड की जो 4 कंट्री है उनका नाम बताना है। चाइना ने लैंड किया है बांग्लादेश को $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, कौन सी नदी के प्रोजेक्ट के लिए ये $1 बिलियन दिया है। जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन सी जो देश शामिल है ये आपको बताना है। तो न्यूज़ के लिए आज इतना ही। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो skvincher.blogspot.com से।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर के सहित एंड नई न्यूज़ के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।